गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था ऑडिट में अंकेक्षण का अर्थ, और इसमें हमने कल डेफिनेशन पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया था। एक बार आपको रीड आउट करके बताता हूं। देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऑडिट का मीनिंग जानना चाहते हो तो उससे पहले आपको दो चीजें पढ़नी जरूरी हैं, एक पुस्तपालन और एक आपका लेखांकन। पुस्तपालन समझ में आ गया आपको? बताओ, पुस्तपालन किसको कहते हैं? लेखा पुस्तकों में, यानी कि लेन देनों को प्रारंभिक पुस्तकों में दर्ज करना, रिकॉर्ड करना। तो इसमें क्या क्या काम आते हैं? लेन देनों को दर्ज करना यानी कि रिकॉर्डिंग, फिर उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जानते हो? आयगत की पूंजीगत, कौन सा खाता कहां पर जाना है, और उनकी खतौनी करना। खतौनी जानते हो? पोस्टिंग। जैसे आपने माल खरीदा राम से, तो आपने एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, तो दो खाते हो गए इसमें, एक परचेज का और एक राम का। तो उन दोनों के खातों में दर्ज करना, उसको खतौनी कहते हैं। मतलब खातों में खताना, खतौनी कहलाती है। और बाद में ये जो लेजर होंगे, इन सबके लेजर के बैलेंस से क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस। तो तलपट बनाने तक का काम क्या कहलाता है? अपना बुक कीपिंग कहलाता है। यहां तक क्लियर है? और ये रूटीन का काम है, इसलिए अपन इसको कैसा काम कहते हैं? प्रैक्टिकल वर्क। इसमें मैंने आपके सामने 3 डेफिनेशन लिखी है, ठीक है? पुस्तपालन की 3 डेफिनेशन, एक जे.आर. वॉटलीवॉय के अकॉर्डिंग, एक आपका कार्टर के अकॉर्डिंग, और एक कोहलर के अकॉर्डिंग। अब आप इसको कैसे याद करेंगे वो सुनो। जे.आर. वॉटलीवॉय ने कहा है कि साहब, पुस्तपालन को उचित खातों में लेन देनों को दर्ज करने की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो बताओ, ये कला क्यों है? कला क्यों है? क्योंकि कार्य करने के क्या होते हैं? तरीके। अब लेखांकन में तो तरीका ही है। और विज्ञान क्यों है? क्योंकि इनके सिद्धांत है। तो जो उचित खाते हैं, मतलब जिसमें लेन देन दर्ज होना चाहिए, उसमें दर्ज करने का कला और विज्ञान क्या कहलाता है? पुस्तपालन। सेम मिलती जुलती सी परिभाषा किसने दी है? कार्टर ने। कार्टर ने भी यही लिखा है कि साहब, वो सभी व्यावसायिक लेन देन जो मुद्रा या मुद्रा तुल्य है, उनको लेखा पुस्तकों में सही तरीके से दर्ज करने की क्या है? कला और विज्ञान है। और कोहलर ने कहा कि पूर्व वैचारिक योजना के अनुसार, कि पहले से सोचे समझे प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो भी व्यवहार है, व्यवहार मतलब ट्रांजेक्शन्स, उनका विश्लेषण करना, वर्गीकरण करना, लेखन करने की प्रक्रिया क्या है? पुस्तपालन है। अब याद करने का तरीका, जे.आर. वॉटलीवॉय की अगर पुस्तपालन की परिभाषा आ जाए तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, उचित खातों में लेन देनों को दर्ज। क्लियर है? और कार्टर की अगर परिभाषा आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, उचित की बजाय व्यावसायिक लेन देनों को जो मुद्रा और मुद्रा तुल्य है को दर्ज करने की कला और विज्ञान। ठीक है? और कोहलर में तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, पूर्व वैचारिक योजना के अनुसार। ये आपको की पॉइंट्स ध्यान रखने हैं जो परिभाषा में पूछे जा सकते हैं। ऑडिट में पुस्तपालन की परिभाषा आएगी, इसके चांस बहुत रेयर है, क्योंकि ऑडिट में ऑडिट के क्वेश्चन आते हैं। फिर भी रिस्क नहीं रहेगी अगर आप इनको याद कर लेंगे तो। यहां तक समझ गए? नेक्स्ट है लेखांकन। इसमें मैंने आपको बताया था कि जहां पुस्तपालन समाप्त होता है वहां पर लेखांकन प्रारंभ होता है। ये चीज क्लियर है सबके? और लेखांकन में हम क्या करते हैं? प्रारंभिक खातों से अंतिम खाते तैयार करना। तो तलपट तक के मामले किसमें आते हैं? प्रारंभिक खातों में। और अंतिम खातों में क्या आते हैं? लाभानी खाता, बैलेंस शीट बनाना। यानी कि तलपट से बैलेंस शीट, P&L तैयार करना क्या है? अकाउंटिंग है। तो ये रूटीन का काम तो है नहीं, रोज थोड़ी बनते हैं। ये कब बनते हैं बताओ? ईयर एंड पे। इसमें पूरा दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन सा लाभानी खाते में जाएगा, कौन सा आर्थिक चिट्ठी में जाएगा। तो ये एक एनालिटिकल वर्क है। समझ में आ रहा है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि पुस्तपालन कैसा कार्य है? प्रैक्टिकल। लेखांकन कैसा कार्य है? एनालिटिकल। और ऑडिट की बात करें तो ऑडिट कहाँ शुरू होती है? जहां लेखांकन समाप्त होता है वहां अंकेक्षण प्रारंभ होता है। और ये कैसा काम है? आलोचनात्मक काम है। यहां कंफ्यूज मत हो जाना, इन्वेस्टिगेशन भी आलोचनात्मक है।
और ऑडिट भी क्या है, आलोचनात्मक है। लेकिन अगर आलोचनात्मक कार्य सामान्य उद्देश्य के लिए है, आप इसका मतलब समझ रहे हो, नहीं समझे? चलो मैं आपसे पूछता हूं, आपको किसी व्यक्ति ने अपॉइंट किया, ये कहा कि साहब हमारे यहाँ पे मुझे डाउट है कि चोरी हो रही है, कुछ कपट किए जा रहे हैं, और हमें हमारे कर्मचारियों पे डाउट है कि हमारे कर्मचारी कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, आप उन्हें खोजकर हमें बताओ। तो बताओ ये क्या है, ये आपका जो काम है कपट खोजने का, ये क्या है? ये अंकेक्षण है या अनुसंधान है? ये अनुसंधान है। अगर आपको कोई विशेष उद्देश्य के लिए अपॉइंट किया जा रहा है, कोई पर्टिकुलर टारगेट के साथ अपॉइंट किया जा रहा है, तो बताओ ये क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि आपको फ्रॉड ढूंढना है, और ऑडिटर का काम फ्रॉड ढूंढना नहीं है। ऑडिटर तो रूटीन में अपनी ऑडिट करेगा ताकि वो वित्तीय सूचनाओं पर राय व्यक्त कर सके। जब मैं ये बात बोलता हूं तो बच्चे मुझे ये कहते हैं, सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अंकेक्षक कपट को नहीं खोजेगा? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि वो कपट को खोजने के लिए नियुक्त नहीं होता। दोनों बातों में फर्क है ना? फर्क समझ में आ रहा है? क्या फर्क समझ में आ रहा है? हम कपट खोजने के लिए नियुक्त नहीं होते, पर ड्यूरिंग द ऑडिट अगर हमें कोई कपट सामने पकड़ में आ गए तो बताएंगे, तो वो ऑडिट है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। पर आपको नियुक्ति किया गया है किस लिए? कपट खोजने के लिए, पता करने के लिए। तो बताओ ये क्या है? ये इन्वेस्टिगेशन है। ये थोड़ा सा फर्क है, बोलो समझ में आ गया? तो दोनों आलोचनात्मक कार्य हैं, लेकिन ऑडिट सामान्य उद्देश्य के लिए है और इन्वेस्टिगेशन विशेष उद्देश्य के लिए है। अब ये ऑडिट की कुछ परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं में 99% चांस तो ये है कि नहीं पूछेंगे, आज तक पूछी हुई भी नहीं है। सिर्फ एक ही परिभाषा आई हुई है। अगर आप पिछला पेपर देखेंगे जूनियर अकाउंटेंट का, उसमें भी क्वेश्चन आया था, और वो आया था ऐसे 200 वाला, जो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है। ये राइटर की परिभाषा नहीं आई हुई है, लेकिन क्या पता कभी पूछ लें कि बताओ ये परिभाषा किसने दी। तो मैंने 8 परिभाषाएं 8 राइटर की दी है आपको। हल्का हल्का सा आपको की पॉइंट्स बता देता हूं जो ध्यान रखने ही है। अगर कभी भी आ जाए लॉरेंस आर डिक्सी की, तो इसमें देखो इन्होंने क्या कहा है कि अंकेक्षण लेखांकन रिकॉर्ड की क्या है, जांच है, यानी कि बही खातों की जांच पड़ताल है, जिसमें जाता है कि लेन देन जिस उद्देश्य से संबंधित है, क्या वे पूर्णतः या ठीक तरीके से प्रदर्शित हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बात समझ में आई कि जो लेन देन आपने किया वो उसको ठीक तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और यहां पर आपने खर्चा दिखा रखा है टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 1,24,800 रुपए। ये समझ में आ रहा है सबके? यहां तक की बात है आ रही है? इसका मायना क्या है, इसका अर्थ क्या हुआ? पी एंड एल में ये आइटम 1,24,800 रुपए से दिखाया गया है, इसका अर्थ क्या है? खर्चा है। कौन सा खर्चा है? यात्रा पे। कितने का? हम क्या अजम्पशन ले लें, क्या मान लें? हम ये मान लें कि यात्रा हुई थी, यात्रा हुई थी या होगी, क्योंकि साहब ऑडिट तो तभी शुरू होती है जब अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं। हम उन्हीं लेन देनों को रिकॉर्ड करते हैं जो घटित हो चुके, जो घटना घट चुकी। तो हमने एक अजम्पशन ले ली कि ये घटना अकर हुई थी, तो एक हमारे सामने सब क्या आ गया, अकरेंस, यानी कि घटित होना। हम ये मान के चल रहे हैं कि यात्रा हुई थी, तभी तो बही खातों में आया है। जिस उद्देश्य के लिए था उस उद्देश्य को ठीक तरीके से प्रेजेंट किया गया है। समझ में आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रही हूं मैं समझा?
क्रेडिट कहाँ किया है, डेबिट है। अरे ये एंट्री थोड़ी लिख रहा हूं, पी एंड एल में डेबिट साइड को 2 से दिखाते हैं और क्रेडिट साइड को बाई से दिखाते हैं, बाई सेल्स। ठीक है ना, ये एंट्री नहीं कर रहा मैं ऐसे राम अकाउंट डेबिट टू सेल ऐसे नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ट्रेवलिंग। ऐसा क्यों करते हैं मालूम है, तू क्यों लिखते हैं मालूम है, नहीं मालूम। वैसे तो देखो अकाउंट्स का टॉपिक है, मैं पढ़ाऊंगा कंफ्यूज और हो जाओगे, फिर भी बता देता हूं। आपने ट्रेवलिंग का खर्चा किया 500 रुपए का, एंट्री बोलो। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कितना, टू कैश 500 रुपए। अब इसकी खतौनी करोगे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस खाते में, क्या इसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, क्या ट्रेवलिंग के खर्चे को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, आगे ले जाया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कोई संपत्ति या कोई दायित्व थोड़ी है जो बैलेंस शीट में आएंगे और आगे ले जाएंगे, ये तो लाभ नहीं खाते का है। तो इस डेबिट बैलेंस को खत्म करना है तो इसको क्रेडिट कर दूं, उल्टा कर दूं, तो मैंने इसको क्या कर दिया, टू ट्रेवलिंग कर दिया, कितने से, 500 से। अब टू कर दिया तो डेबिट किसको करूं, उठा के किस में ले गया मैं इसको, पी एंड एल में। इसलिए यहाँ पे पी एंड एल में क्या दिखाते हैं, खर्चों को टू के नाम से। समझ में आ गया, उसको खत्म करने के लिए, ताकि चैप्टर यहीं क्लोज हो जाए। ये बात समझ में आ गई। खैर मेरा उद्देश्य आपको अकाउंटिंग सिखाना नहीं है, मैं तो ये समझाना चाह रहा था कि इसका मायना क्या है। इसका मायना ये है कि यात्रा हुई थी, अगर यात्रा हुई नहीं होती तो लेखा पुस्तकों में दर्ज होता या नहीं होता, क्या लोग दर्ज कर लेते हैं, दर्ज कर लेते हैं नहीं कर लेते, बताओ। अभी देखो आप मेरी वाइफ से पूछो जाके कि आजकल आपके जनाब की क्या हालचाल है, मेरे बारे में पूछोगे तो सीए की बीवी मालूम क्या बोलती है, कि ये सीए लोग पागल होते हैं। डायलॉग याद कर रखे उसने, बोले जनवरी जाती है इनकी जर्जर, फरवरी जाती है फरफर, और मार्च जाता है मरमर। ये मार्च मंथ चल रहा है, क्लोजिंग है। कल की बात बताता हूं, मेरा एक क्लाइंट है, नाम बताना तो प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ होगा, उसके नेट प्रॉफिट आ रहा है 8 करोड़ रुपए का बही खातों में, और ये वाकई में उसने कमाए हैं। मुझे बुलाया उसने, बोला सर कुछ करो, मैंने कहा भरो टैक्स, रहो रिलैक्स, और क्या करेंगे। 8 करोड़ का 30%, 2 करोड़ 40 लाख रुपए सरकार को दो, मजे करो, मस्त रहो, और क्या करना है। अरे सर आप ही मजे लेते हो सर, 2-2.5 करोड़ रुपए सरकार को देने में क्या फायदा है, आप ले लो हमसे थोड़े बहुत। मैंने कहा बताओ क्या करना है। सर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 जीरो ज्यादा लग गया इसमें, इसको 80 लाख पे लेके आओ। 8 करोड़ का 80 लाख करना है, प्रॉफिट खत्म करना है, और अब हम मार्च में बस यही काम कर रहे हैं बैठे बैठे, प्रॉफिट को मैनेज करना है। और मजेदार बात देखो, जो व्यापार कर रहे हैं ना, उनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, इसको कैसे मैनेज करें। अब बताओ क्या करूं, बताओ। आप अकाउंटेंट बन भी जाओगे, बही खाते सीख भी लोगे ना, उसे कुछ नहीं होता। एडजस्टमेंट आना चाहिए। एडजस्टमेंट कैसे करें, अब मुझे जाहिर सी बात है 8 करोड़ को 80 लाख लाना है, तो 7 करोड़ 20 लाख के खर्चे दिखाने हैं, दिखाने के नहीं दिखाने, नहीं वो खर्चे हुए हैं क्या, हुए तो नहीं है, पर दिखाने की हुए हैं फर्जी। तो हम क्या करते हैं, फर्जी माल खरीदते हैं, माल आया नहीं है, माल नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, बिल आएगा, समझ रहे हो। तो हम ये सब फर्जी ट्रांजेक्शन करवाते हैं, फर्जी लेन देन करवाते हैं। कर चोरी में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये सब
एक्चुअल में क्या है, ये हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है। मेरे क्लाइंट चोर नहीं है, पर ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप बताओ कितनी आबादी है अपनी? 1 करोड़ 40 लाख लोग हैं। 140 करोड़, एक पॉइंट बीच में गलत लग गया। 140 करोड़ लोग हैं। आज एक काम करना, मोबाइल तो आजकल सबके पास है ही, www.incometax.gov.in की साइट पे जाना और ये देखना कि पिछली साल कितने लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी पूरे हिंदुस्तान में। 140 करोड़ में से सिर्फ 9 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरी है, सिर्फ 9 करोड़ लोगों ने। 130 करोड़ लोग तो वो हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं भरते। यानी कि इस देश को चला कितने लोग रहे हैं? 9 करोड़। बाकी तो 130 करोड़ इन 9 करोड़ के ऊपर बोझ है। अगर इन 9 करोड़ को उठा के फेंक देना देश से, तो ये देश भूखे और नंगों के अलावा और किसी का नहीं है। अब बताओ, और ये रियलिटी है। ये रियलिटी इस क्लास में देख लो आप, एक के अलावा कोई टैक्स पेयर नहीं है, समझ रहे हो? लेकिन सुविधा सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, बिजली सबको चाहिए, रोड सबको चाहिए और मुफ्त में चाहिए। पैसा कहां से आएगा भाई? पैसा कहां से आएगा? तो सरकार क्या आपके ऊपर टैक्स लगा नहीं सकती, क्योंकि गवर्नमेंट ने वही करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। हमारे भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। हमारे देश की आधे से ज्यादा आबादी कृषि है। उनकी आय कौन सी है? कृषि की। तो 70-80 करोड़ लोग तो वैसे ही साफ बोलिए खेती करते हैं, कमाते भी हैं, लेकिन टैक्स नहीं देते क्योंकि उनको देना ही नहीं है। और 40% लोग ऐसे हैं जो डिपेंडेंट हैं, या तो वो बच्चे हैं या बेरोजगार है, जो दूसरों के ऊपर क्या है? निर्भर है। तो चलाएंगे कौन? ये 9 करोड़ लोग। इन 9 करोड़ से टैक्स वसूलना है, तो सरकार ने मालूम है टैक्स की रेट क्या कर दी? 30%। 30% टैक्स है। यानी कि मैं आपको 1 घंटे पढ़ा रहा हूं ना, उसमें से 18 मिनट सरकार की है और 18 मिनट जीएसटी वालों की है। तो सब मेरा तो आधा घंटा तो सरकार के नाम है 1 घंटे में से। तो इतना नहीं दिया जाता टैक्स, तो लोग क्या करते हैं? चोरी करते हैं। चोरी करते हैं तो ये सब चीजें हेरा फेरी करते हैं। अब हमें यही तो देखना है कि जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस दिखाया गया है वो वास्तव में सत्य स्थिति को प्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। कहीं इसमें ऐसा तो नहीं है कि कोई फर्जी लेन देन हो, ट्रांजेक्शन ही फर्जी हो। तो ये बात किसने कही है? लॉरेंस आर डिक्सन ने, कि साहब अंकेक्षण जो है उन लेखांकन रिकॉर्ड की जांच है, जो आपने रिकॉर्ड करे ना उनकी जांच है कि वे पूर्णतः और सही तरीके से क्या किए गए हैं? प्रदर्शित किए गए हैं। यानी कि कोई चीज छोड़ी भी नहीं गई है और फर्जी भी नहीं है। बोलो समझ में आ गया क्या? तो लॉरेंस आर डिक्सन के कीवर्ड्स, अंकेक्षण क्या है? लेखांकन रिकॉर्ड की जांच कि वे पूर्णतः और सही तरीके से प्रदर्शित किए गए हैं। दूसरी डेफिनेशन, टेलर एंड पेरी, इन्होंने क्या कहा कि साहब ऑडिट एक तरह की इन्वेस्टिगेशन है। कुछ आंकड़ों के विवरणों का क्या है? इन्वेस्टिगेशन है। ये इसका कीवर्ड्स हो गया कि इन्होंने ऑडिट को एक तरह का क्या कहा है? इन्वेस्टिगेशन, कि जो आंकड़े आपने गए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करो, उनकी तहकीकात करो, जिससे कि ऑडिटर उनके ऊपर क्या कर सके? रिपोर्ट दे सके। तो ये टेलर और पेरी के कीवर्ड्स हो गए। नेक्स्ट परिभाषा है एफआरएम डिपॉल। एफआरएम डिपॉल ने परिभाषा दी कि आप, मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूं, अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो क्या आप ऑडिट कर सकते हो उसी संस्था की? क्यों नहीं कर सकते? कि ऑडिटर एक कैसा व्यक्ति होना चाहिए? अगर आप खुद ही लेन देनों को दर्ज कर रहे हो तो आप खुद उसकी ऑडिट नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना, कभी भी लेखाकार अंकेक्षक नहीं हो सकता और अंकेक्षक लेखाकार नहीं हो सकता सेम संस्था का। तो ये बात को इन्होंने कहा कि ऑडिट हमेशा दूसरों के द्वारा तैयार किए गए वित्तीय सूचनाओं की होती है। अगर ऑडिटर ने खुद नहीं तैयार किए हैं, खुद नहीं प्रिपेयर किए हैं, तो वो ऑडिटर नहीं हो सकता। अब इस पे एक क्वेश्चन आया अभी
कॉलेज लेक्चर में कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। ऑप्शन ए अंकेक्षक की, ऑप्शन बी लेखाकार की, ऑप्शन सी प्रबंधकों की, ऑप्शन डी केंद्र सरकार की। प्रबंधकों की है। हम लोगों का काम वित्तीय विवरण तैयार करना नहीं है, हम तो शुरू वहां से होते हैं जहां अकाउंटिंग एंड हो जाती है। तो दूसरों ने तैयार किया है। सर खुद के काम को खुद क्यों चेक नहीं कर लेते बताओ। देखो चेक तो कर लेंगे लेकिन बताएंगे थोड़े ही। फिर खतरा कौन सा आएगा, स्व समीक्षा खतरा, कि आप अपने ही काम को चेक कर रहे हो तो गलतियों को छुपाओगे आप, स्वतंत्रता नहीं रहेगी। तो दूसरों के द्वारा तैयार किए गए लेखा पुस्तकों की क्या है, जांच पड़ताल, ताकि ऑडिटर उनके ट्रू एंड फेयर के ऊपर अपनी ओपिनियन दे सके। ये बात किसने कही है, डी पॉल ने। यहां तक क्लियर है। ये कीवर्ड्स मैंने आपको अंडरलाइन करवा दिए हैं जो डेफिनेशन में आपको ध्यान रखने हैं। प्रोफेसर मॉन्टेग्यू, इन्होंने डेफिनेशन दी है कि साहब ऑडिट जो होती है वो एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है। ये लेखा पुस्तकों की क्या है, व्यवस्थित जांच है। बस इतना सा ध्यान रखना। ऐसे ऑडिट हवा में नहीं हो सकती, स्टेप टू स्टेप होती है। टोटल 8 स्टेप्स हैं ऑडिट में जो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगा। और बताओ सबसे पहली स्टेप ऑडिट में क्या होती है, सबसे पहली स्टेप, हाँ चाय पानी एक तरह चाय पानी पियेंगे। देखो चाय पानी पीने के लिए भी सामने वाले को आपको बुलाना तो पड़ेगा ना। तो सबसे पहला है एंगेजमेंट लेटर लेना। भाई जब नियुक्ति नहीं हुई तो आप चाय पानी पीने के लिए पहुंच कैसे गए। सबसे पहली स्टेप क्या है, एंगेजमेंट लेटर लेना। और आखिरी स्टेप क्या है, रिपोर्ट देना। ये सिस्टमेटिक है। यहां तक समझ में आ रही बात, क्लियर है क्या। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्पाइसर और पेगलर ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है साहब ऑडिटर क्या करता है, बिजनेस के लेखा पुस्तकों को, प्रमाणकों को जांच पड़ताल करता है और जांच पड़ताल करके खुद को संतुष्ट करता है कि वो सत्यम उचित छवि प्रस्तुत कर रहे नहीं कर रहे। तो आप तो ये ध्यान रखना स्पेशल पेगलर में ये 2 बार लिखा हुआ आएगा ऐसे कि बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट कर रही है नहीं कर रही, लाभ हानि खाता ट्रू एंड प्रेजेंट दे रहा है या नहीं दे रहा। बस अगर 2 बार लिखा हो जाए समझ आना किसकी परिभाषा है ये, स्पेशल और पेगलर की। समझ में आ रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन जेबी बॉस। जेबी बॉस में केवल इतनी सी बात कि ऑडिटर एक योग्य और स्वतंत्र व्यक्ति होगा जो अकाउंट से जुड़ा हुआ नहीं हो, जो अकाउंट से जुड़ा हुआ नहीं हो, यानी कि जो अकाउंटिंग कर रहा है वो ऑडिटर नहीं हो सकता। बोले बात समझ में आ रही है क्या। हमारे पास तो बहुत क्लाइंट आते हैं ऐसे कि सर अब अकाउंटेंट भी आप ही अपॉइंट कर दो, ऑडिट भी आप ही कर दो। तो हम कहते हैं भाई अगर आप हमसे अकाउंटिंग कराओगे तो आपको खुद को ही संतुष्टि नहीं आएगी, क्योंकि आप हमें एज एन ऑडिटर देखो, हमें क्यों बुला रहे हैं लोग, ताकि उनके अकाउंटेंट की गलतियां हम ढूंढ सकें। अब अकाउंटिंग भी मैं ही कर रहा हूँ, ऑडिट भी मैं ही कर रहा हूँ, तो सही मायने में परिणाम कभी भी नजर नहीं आएंगे। मैं आपको एक चैप्टर कराऊंगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टम अगर मेंटेन करना चाहते हो तो उसकी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि एक आदमी के हाथ में पूरी सत्ता मत दे देना। विपक्ष का होना भी जरूरी है, चाहे वो राहुल गांधी जैसा ही हो, पर होना जरूरी है। समझो, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आपको स्टॉक कीपर बना दिया तो आपका काम क्या है, स्टॉक मेंटेन करना, और आपको अकाउंटिंग भी दे दे कि स्टॉक के अकाउंटिंग भी आपको ही रखनी है। बताओ चोरी होगी कि नहीं होगी। ये 2 चीजों को गायब करेगा और लेखा पुस्तकों को भी मैनेज करेगा। इसलिए दोनों व्यक्ति क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। समझ में आ रहा है, तभी चीजें कंट्रोल होती हैं। A.K. चंद्रा ने कहा कि साहब ऑडिट का मतलब जो है ना, गलतियों को खोजने का मिशन नहीं है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि ऑडिट का मतलब होता है गलतियां ढूंढो। अरे भैया हम गलतियां ढूंढने नहीं गए हैं, हम गलतियां ढूंढने नहीं गए हैं, हम तो ये देखने गए हैं कि नियम कायदे की पालना हो रही है कि नहीं हो रही। नहीं हो रही तो मैनेजमेंट के नॉलेज में लाएंगे। समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताओ मेरा उद्देश्य क्या है, कपट और त्रुटियों को खोजना है या नहीं है, नहीं है।
मैं ये बात बोलूंगा और आप बार बार में इसमें कंफ्यूज होंगे। आप कहेंगे सर क्यों नहीं ढूंढोगे गलती? मैंने थोड़ी कहा कि नहीं ढूंढूंगा, ढूंढूंगा, लेकिन इस उद्देश्य के लिए नहीं गया मैं गलतियां ढूंढने नहीं गया हूं। समझ लो। अब आप देखो, आप शादीशुदा हैं, आपको अनुभव है, आपकी बीवी आपको सुधारना क्यों चाहती है? बताओ। ऐसा होता है ना, जब हम शादी करते हैं तो उससे पहले हमें मालूम ही नहीं रहता कि हमें इतनी कमियां हैं। जैसे मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सारी कमियां बताई मेरे में, जो मैंने ऑब्जर्व की कि यार वाकई में कमियां थी। जैसे मैं क्या करता था, शूज पहने पहने ही सो जाता था। और मेरी वाइफ जब से आई उसने कहा कि शूज गेट के बाहर। ये कौन सा नियम आ गया यार? बोले इतनी भी अक्ल नहीं है आप में, बेड पे शूज लिया तो सो जाते वैसे ही। अब क्या स्टूडेंट रहे हुए थे? क्योंकि देखो रोज आप सॉक्स चेंज करो, फिर रोज नए पहनो, कितनी मेहनत होती है। चलने तो 5-7 दिन। सुबह सुबह बोले उठते ही पहले पेस्ट करो फिर खाओ। अरे यार पेट में भूख लग रही है, तुम पेस्ट की बात कर रहे हो? तो जब छोटे थे मैं पेस्ट ही खा जाता था, भूख लग रही है। बोले अच्छा डायलॉग और मारते, बोला आप सी हो, आपको इतनी शक्ल नहीं है। मैं कहा अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में, ऑडिट में, इनकम टैक्स में कहीं भी ये बात लिखी हो तो मैं सारी बुक्स रख देता हूं। लिखी हुई नहीं थी तो हमने पढ़ी भी नहीं। वो हमें बदलना क्यों चाहती है? हमें सुधारना क्यों चाहती है? कंट्रोल में रखने के लिए। एक्चुअल में उसका मिशन हमें सुधारना नहीं है। उसका मिशन क्या है कि जो उसके ध्यान में गड़बड़ आ रही है वो हमारे ध्यान में लाना। तो वो हमारे को ठीक करने नहीं आई थी, पर वो रास्ते से भटक गई, अब ठीक करने में लग गई। ऐसे ही ऑडिटर होता है, ऑडिट करने गया था, गलतियां ढूंढने नहीं गया था, पर जब गलतियां दिख रही हैं, कपट दिख रहे हैं, ऐसे 201 तो बेटा जिंदगी में आया ही नहीं। पहली बात, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है 200 और 200 के बाद है 210, 201 है ही नहीं। हाँ अब जो आप बोल रहे हो मैं बता देता हूं। स्टार्टिंग में आया था ऐसे 200 और एक आया था 200A। आज की डेट में दोनों क्या हो गए हैं? मर्ज। समझ गए? अब आप बोलो क्या बोलना चाह रहे थे? हाँ उद्देश्य है, पर कौन सा है? गौण सहायक उद्देश्य। कौन सा है? सहायक उद्देश्य। जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट बन के हमारे राज्य की सेवा करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? बताओ। आपको एक सशक्त कार्यकर्ता बनना है। अभी कल बासेड़ा है शायद, शीतलाष्टमी, तो सरकारी आदमियों की छुट्टी है। तो हमारे खंडेलवाल सर ने मुझे कहा सर कल छुट्टी है हमारी, कुछ एक्स्ट्रा क्लास लगा दो। तो मैंने कहा मधुसूदन सर से ही पूछते हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आपकी छुट्टी है तो बताओ। तो यार मेरी कोई छुट्टी नहीं होती। मैंने कहा विदेश से आए हो, सरकारी आदमी तो हो, इतने डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, सैटरडे संडे भी पहुंच जाते हैं, इतने डेडिकेशन के साथ इस डिपार्टमेंट से नौकरी ले रहे हैं, इनको भी सेवा दे रहे हैं। रेरा में लगे हुए हैं, रेरा के अलावा यहाँ तो 1 बजे तक ही रहते हैं ऑफिस में, 1 से 3 यहाँ जा रहे हैं, 3 से 5 यहाँ जा रहे हैं, और कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं, कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं। तो आपका भी उद्देश्य ये होना चाहिए, इस देश की सेवा करो। अब आदर्श की बात है, या तो आप आदर्श बनाओगे मधुसूदन सर को या बनाओगे मेरे को, ठीक है भाई। हमारा आदर्श जो है, हमारे को वो देवी पसंद आती है जिनके हाथ से सोने की गिन्नियां बहती हुई दिखती हैं। हम उस देवी के चरणों में बैठते हैं, लेकिन एक हाथ में लोटा लेके रखते हैं कि गिरने दे, हम भर लेते हैं इसमें। हम पैसों के पूत हैं, समझ रहे हो? आप बताओ, आपका उद्देश्य सरकार की सेवा करना है क्या? बिल्कुल है, लेकिन वो प्राथमिक उद्देश्य नहीं है आपका। आप उस उद्देश्य के लिए जूनियर अकाउंटेंट नहीं बन रहे हो। आपका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? खुद का पेट भरना, नौकरी लगना। अब चाहे बातों में कितना ही गोल घुमा लो आप,
हकीकत तो यही है, बताओ है या नहीं है? ऐसे ही ऑडिट के भी दो उद्देश्य होते हैं, एक प्राथमिक और एक क्या होता है, गौण सहायक या द्वितीयक। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कपट नहीं खोजूंगा, मैंने कहा थोड़ी कि नहीं खोजूंगा, पर मैं खोजने के लिए नहीं गया हूं। मैं गया किस लिए हूं? बही खातों की जांच पड़ताल करके उनके ऊपर राय देने के लिए गया हूं। लेकिन जब मैं जांच पड़ताल कर रहा हूं और मुझे गलतियां पकड़ में आ रही है, मैं कोई लापरवाही नहीं करूंगा, काम को सावधानी से करूंगा, तो फिर मेरा दायित्व बनता है कि मैं वो कपट और वो त्रुटियां भी आपके सामने रखूं। और यही बात AK चंद्रा ने कही है कि साहब हम गलतियों को खोजने का मिशन नहीं है ऑडिट, हम कपट खोजने के लिए नहीं गए हैं। हाँ, लेकिन अगर हमारे ध्यान में कुछ आएगा तो आपको बताएंगे, सुझाव भी देंगे। RG विलियम्स ने कहा है कि साहब ऑडिट जो है वो बिजनेस के लेखा पुस्तक, प्रमाणक, इन सब की जांच पड़ताल है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो बैलेंस शीट है वो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन दे रही है या नहीं दे रही, ट्रू एंड करेक्ट, ये ध्यान रखना। ये अलग अलग राइटर के व्यू हैं, तो ये मैंने कीवर्ड्स बता दिए जहां आपको ध्यान रखने हैं। हालांकि परिभाषा का क्वेश्चन कभी आया हुआ नहीं है, पर कभी पूछ लें तो आपको ध्यान होना चाहिए। मेन परिभाषा जो अपन ने पढ़ी थी कल, ICAI के द्वारा जारी ऐसे 200, और ये पिछली बार जो नाम आया था एग्जाम में ऐसे 200 का नहीं आया, क्या नाम आया था? IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट, इसको क्या कहते हैं अपन? IFAC। इसके अकॉर्डिंग इन दोनों ने एक ही परिभाषा दी है, ऑडिट किसी भी संस्था के वित्तीय सूचनाओं की क्या है? स्वतंत्र जांच है, भले ही संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना है या नहीं है, संस्था के आकार और वैधानिक संरचना की अनदेखी करते हुए अंकेक्षण इस उद्देश्य के साथ किया जाता है कि वित्तीय सूचनाओं पर राय व्यक्त की जा सके। फिर मैंने बताया था कि किसी भी संस्था में हमने ऑडिट के दो प्रकार निकाल लिए, एक ऐच्छिक और एक वैधानिक। वित्तीय विवरण को कंपनी एक्ट 2013 की धारा 240 में परिभाषित किया गया है, और उसमें क्या क्या शामिल है? बैलेंस शीट जो हमें आर्थिक स्थिति बताती है, लाभ हानि खाता जो हमें परिणाम बताता है, नगद प्रवाह विवरण जो हमें नगद की स्थिति बताता है, नोट्स टू अकाउंट जिसमें लेखांकन नीतियां लिखी जाती है, और समतांशों में परिवर्तन के विवरण अगर लागू है तो, क्योंकि तो केवल कंपनी के केस में लागू होगा। अच्छा ये बताओ, ये जो छोटी मोटी कंपनियां होती हैं, छोटी मोटी कंपनियां जैसे OPC, स्मॉल, निजी कंपनी, अगर वो स्टार्टअप है तो उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो भी चलेगा। यहां तक समझ में आ गया था? कल मैंने आपको स्वतंत्रता के बारे में बता दिया था कि ICAI ने स्वतंत्रता के ऊपर एक गाइडेंस नोट जारी किया है, और उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है। तो उन्होंने बताया स्वतंत्रता ही वो पावर है जो किसी व्यक्ति को पक्षपात रहित निर्णय लेने की मजबूती प्रदान करता है। यदि आप स्वतंत्र हो तो आप बायसनेस के साथ डिसीजन ले सकते हो, और स्वतंत्रता होनी नहीं चाहिए, बल्कि सभी विवेकपूर्ण बुद्धि वाले व्यक्तियों को दिखाई भी देनी चाहिए। ये पूरी की पूरी अकाउंटिंग सिस्टम इस फंडामेंटल रूल के ऊपर टिकी हुई है कि अंकेक्षण कैसा व्यक्ति होना चाहिए? स्वतंत्र व्यक्ति। ICAI ने स्वतंत्रता के ऊपर मार्गदर्शन टिप्पणी के अकॉर्डिंग ये बात बताई कि स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति की वो पोजीशन है जिसमें उसका निर्णय किसी दूसरे के अधीन या उसकी इच्छाओं से प्रभावित नहीं हो, यानी कि किसी दबाव में नहीं हो, किसी से प्रभावित नहीं हो। किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति है और उसका व्यक्तिगत चरित्र है, और प्रत्येक प्रोफेशन में स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रत्येक प्रोफेशन में एक डॉक्टर किसी मरीज का जब इलाज करता है, अभी देखो मेरा जो साले का लड़का है वो MBBS कर रहा है, अभी फर्स्ट ईयर है, तो 3-4 दिन पहले मेरे को वो बोल रहा था कि फूफा जी मैंने ना आज एक आदमी का हार्ट निकाला हमने। उनको वो डेड बॉडी पे प्रैक्टिस करवाते हैं कि कैसे चीरा लगाएं। अब सोचो जिंदा आदमी के ऊपर चीरा लगाना है, उसका हार्ट निकालना है बाहर, और उसमें कोई ब्लॉकेज आ गया उसको साफ करना है, ठीक करना है, और फिर वापस फिट करना है और सिलाई करनी है, और आदमी मरे भी नहीं, तो चीरा कहां से लगाएं? भाई वही चाकू पेट में आप डाल दे तो आदमी मर जाता है, उसी चाकू से चीरा लगा के ऑपरेशन हो रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, इन बच्चों को सिखाते हैं, प्रैक्टिकल सिखाते हैं, तो वो डेड बॉडी लाते हैं। अब डेड बॉडी कहां से आएगी ऐसी? बताओ। कुछ तो लोग डोनेट करने लग गए आजकल कि वे मरी गए तो क्या है, सारे अस्थि पंजर निकाल लो जो काम में आए।
तो आजकल ये भी खूब कॉन्सेप्ट चल रहा है कि सब डेड बॉडी आप अपनी दे देना। जैसे मेरे ससुर जी ने फॉर्म पर रखा है, हम सबको बोल भी रखा है कि मैं मर जाऊं तो पहले मेरे को पोस्टमार्टम के लिए भेज देना, जब बॉडी मिले तब मेरे को फूंक फांक के आना। तो ये क्या करेंगे मालूम है, उनकी आंखें निकाल लेंगे, जो जो काम में आ सकती है ना चीजें वो निकाल लेंगे ताकि किसी के काम आ जाए। और पहले लोग क्या सोचते थे, यार मेरी आंख निकाल लेंगे मैं अगले जन्म में अंधा पैदा हूंगा। अरे बोला बेवकूफ, ये आंख निकाल के किसी को रोशनी मिल रही है, ऐसे फूंके भी तो आ रहे हैं तेरे को, समझ रहे हो। तो आजकल लोगों में ये मिथ्या खत्म हो गया। तो अच्छा, कई लावारिस लोग भी होते हैं, रोड पे पड़े मर गए, कोई क्लेम करने ही नहीं आ रहा, तो इनको उठा उठा के हॉस्पिटलों में ले जाते हैं, फिर इन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को देते हैं कि भाई तुम इसको ट्रीटमेंट करो। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, उन लोगों को एक बात सिखाई जाती है कि मरीज से प्रेम नहीं होना चाहिए। मरीज से क्या नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। क्योंकि एक डॉक्टर किसी का ऑपरेशन कर रहा है, उसके हाथ नहीं कांपते हैं, लेकिन अगर वो अपनी बेटी का ऑपरेशन करेगा तो उसके हाथ कांपेंगे, तो वो ऑपरेशन नहीं कर सकता। हर एक प्रोफेशन में स्वतंत्रता होनी चाहिए। बताओ समझे कि नहीं समझे। मेरी वाइफ भी मुझे कई बार ताना मारती है, बोले इतने साल से बच्चों को पढ़ा रहे हो और इतने लोगों को पढ़ा दिया, आज तक मैंने कम से कम 10,000 स्टूडेंट तो पढ़ा दिए हैं, 16 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, तो मैंने 10,000 स्टूडेंट तो पढ़ाए हैं, 10,000 में कम से कम 2,000 तो मैंने सीए बना दिए हैं। तो इतने मैंने स्टूडेंट पढ़ा दिए, तो मेरी वाइफ क्या कहती, कभी अपने बच्चों को ही पढ़ा लिया करो। मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग से मैडम आती है, वो ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, मैं नहीं पढ़ाता। तो मैंने कहा देख पढ़ा तो लूं, पर मेरे पढ़ाई में एक प्रॉब्लम है कि मैं कुछ जोक मारता हूं। अब मैं बताओ मेरे ही बच्चों के सामने क्या जोक मारूं, है ना, प्रॉब्लम है ना, ये रियलिटी है। तो इसका मतलब थोड़ी कि आपको मैं अपना बच्चा नहीं समझता, समझता हूं, पर कहीं ना कहीं एक क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर प्रोफेशन में जरूरी है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, और ऑडिटर के लिए तो ये मैंडेटरी है, क्योंकि नहीं वो ऑडिटर हो ही नहीं सकता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, मस्तिष्क की और प्रकटन की। अब मस्तिष्क की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आपका निर्णय आपका स्वयं का हो, किसी से प्रभावित हुए बिना हो। आप किसी से प्रभावित नहीं होंगे, समझे कि नहीं समझे। आपका निर्णय किसका होना चाहिए, स्वयं का होना चाहिए, बिना किसी के प्रभाव से प्रभावित हुए। और ये वही आदमी कर सकते हैं जो अपना काम किससे करते हैं, ईमानदारी से। जो व्यक्तिगत चरित्र नहीं रखता है वो सामने वाले के अकॉर्डिंग डिसीजन देगा। ये बात समझ में आ गई। प्रकटन की स्वतंत्रता किसको कहते हैं बताओ, किसको कोई आदमी देखते ही कहेगा कि यार ये आदमी स्वतंत्र व्यक्ति है, बताओ कैसा, कौन कहेगा। प्रकटन की स्वतंत्रता उसको कहते हैं जब तीसरे पक्षकार, तीसरा मतलब आप मेरे क्लाइंट हो, मैं ऑडिटर हूं, आपकी मेरी छोड़ो बात, ये थर्ड पार्टी है, इनको ये एहसास हो, इनको ये महसूस हो कि स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं किया गया है, उसको प्रकटन की स्वतंत्रता कहते हैं। कि तीसरे पक्षकार भी ये निर्णय ले सके कि अंकेक्षक ने ईमानदारी से कोई समझौता नहीं किया है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, प्रकटन की स्वतंत्रता। बोलो समझ में आ गया क्या। जैसे हिडनवर्क का मामला है अडानी का, उस बेचारे ने तो ईमानदारी के साथ क्या किया, काम किया, उसने जो रिपोर्ट में बताया वो बिल्कुल सच्चाई बताई, लेकिन हुआ क्या, उसकी आवाज को दबा दिया गया। अब आप सोचो उसने ये रिपोर्ट देने के लिए कितनी हिम्मत जुटाई होगी, किसके खिलाफ लड़ रहा था वो, सत्ता के खिलाफ, क्योंकि अडानी मतलब मोदी, और मोदी से पावर, जो पावर में उससे लड़ रहे हो आप, तो कितनी हिम्मत के साथ काम किया होगा उसने, समझो। तो थर्ड पार्टी को सबको महसूस हो रहा है कि यार ये ईमानदारी से कोई समझौता नहीं हुआ है। स्वतंत्रता के खतरे कल समझा दिए थे मैंने, एग्जाम्पल लिखवाई दिए थे, 5 खतरे थे। अब हम आज नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है बच्चों हिस्ट्री ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। अब मैं आपको हिस्ट्री ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऐसे की बारे में बताने जा रहा हूं, ऐसे का इतिहास। ये जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है ये कैसे आए, कब आए और क्या इसका बैकग्राउंड रहा,
इसको आप अपने आप में एक अलग चैप्टर मान के चलना, और ये मान के चलना कि बच्चों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा कि ये बात कौन से ऐसे में लिखी हुई है। समझ में आ रहा है? चलो हिस्ट्री बताते हैं। आप बताएं जनाब, आप कहाँ के हो? बाड़मेर में 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। वेरी गुड। बाड़मेर में नोट करें, बाड़मेर में 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। और आप सिकंदर कहाँ के हो? गंगानगर में 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? अरे गंगानगर में भी 1 किलो में 1000 ग्राम, बाड़मेर में भी। कोई फॉरेनर भी है क्या? एनआरआई राजस्थान के बाहर का? हाँ ये रही पंजाबी, ठीक है ना। मतलब ये अतिक्रमण करने वाले लोग हैं, राजस्थान में आके वैकेंसी हथियार हैं। चलो पंजाब में बताओ 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? है? पंजाब में भी ये सही है? हम तो राजस्थान के बाहर गए नहीं तो क्या मालूम। चलो ये तो आज ज्ञान तो बढ़ा। अमेरिका में, अमेरिका में 1 किलो में 1000 ग्राम। एक बार ये बताओ, ये बनाया किसने? ये 1 किलो 1000 ग्राम ये बनाया किसने? ऊपर वाले ने तो नहीं बनाया, इंसान ने बनाया। समझ रहे हो? अब सुनो, ऐसा जरूरी है क्या कि पूरे विश्व में एक जैसे हो? जरूरी है ताकि लेन देन में दिक्कत नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं हो। जरूरी है ना ये चीज, या नहीं है? तो जब आप अकाउंट्स की और ऑडिट की बात करें तो क्या देश और विदेश में अलग अलग हो? बताओ, या पूरे विश्व में एक जैसे होने चाहिए? तो जो आप मेरे से ऑडिट पढ़ रहे हो, क्या वो विदेशी भी वही पढ़ रहे हैं? यस, क्योंकि मैं नेशनल लेवल की चीजें तो पढ़ाता ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल की चीजें पढ़ रहे हो आप। नहीं समझे क्या? किसने प्रयास किए? ये प्रयास किसने किए कि संपूर्ण विश्व में लेखांकन और अंकेक्षण के क्षेत्र में एक रूपता आए? तो बच्चों ये बात है 1977 की। 1977 में एक कमेटी बनाई गई, IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट। IFAC का गठन किया गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, IFAC का गठन कब किया गया था? 1977 में, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट, IFAC का गठन किया गया। और IFAC एक अंतरराष्ट्रीय क्या है? संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है। और इसका उद्देश्य, इस संस्था का गठन करने का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या था कि लेखांकन एवं अंकेक्षण, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग, लेखांकन एवं अंकेक्षण के क्षेत्र में विश्व स्तर पर एक रूपता लाना। लेखांकन एवं अंकेक्षण के क्षेत्र में विश्व स्तर पर क्या लानी है आपको? एक रूपता। कि जो आप यहां पढ़ रहे हैं अकाउंट्स में, डेबिट और क्रेडिट, वो ही कहां होंगे? बताओ। वो ही अमेरिका में है, वही कनाडा में है, वही इंग्लैंड में है। जो मनीष सर ने आपको अकाउंट्स पढ़ाई है वो के वो कॉन्सेप्ट है, चाहे विदेश में चल जाओ। और जो आप मेरे से ऑडिट पढ़ रहे हो वही कॉन्सेप्ट है। पर ये किसने की शुरुआत? IFAC ने। और IFAC ने इस काम को करने के लिए अपने अंडर में एक बोर्ड बनाया। उस बोर्ड का नाम रखा IAASB। क्या नाम रखा बोर्ड का? IAASB। नहीं अभी कुछ बंद नहीं हुआ ये। इंटरनेशनल ऑडिटिंग, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस
स्टैंडर्ड बोर्ड, समझ में आ रहा है? इस संस्था ने एक बोर्ड बनाया अपने अंडर में जिसका नाम क्या था, IAASB। और इस बोर्ड ने विश्व स्तर पे क्या जारी किए, ISA। क्या जारी किए थे, ISA। ISA की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। बोलो यहां तक की बातें समझ में आ रही है क्या? तो 1977 में ये कारनामा हुआ और इन्होंने पूरे देश को, पूरे विश्व को एकजुट करने की कोशिश करी कि साहब सब जगह एक ही पैरामीटर होने चाहिए, सब जगह एक जैसी चीजें होनी चाहिए। बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई? अब देखो क्या होता है, कोई भी विदेशी चीज आती है हम उसको अडॉप्ट करें, ये कोई जरूरी तो नहीं है, दादागिरी तो है नहीं किसी की। तो इन्होंने ये कहा कि भाई जो भी हमारे से जुड़ना चाहता है वो हमारा मेंबर बन जाए, वो हमारा मेंबर बन जाए। और अगर मेंबर बन गए तो आपको वचन देने पड़ेंगे। क्या वचन देने पड़ेंगे? कि हम हमारे देश में इंटरनेशनल लेवल के क्या लागू करेंगे, स्टैंडर्ड। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? यहां तक क्लियर है? तो बच्चों ये बात है 1982 की। 1982 की, जब हमारे देश में जो ये सारे कामकाज देखता है वो कौन है, ICAI ने IFAC की सदस्यता ग्रहण करी। IFAC की सदस्यता ग्रहण करी। तो देखो मैं जिसका मेंबर हूं ICAI का, वो किसकी मेंबर है, IFAC की। बोलो समझ में आ रहे? तो ICAI मेंबर बन गया किसका, IFAC का। और मेंबर बनने का मतलब क्या है, वचन देना। तो ICAI ने वचन दिया कि मेरा वचन ही है शासन। समझ रहे हो? हम इंटरनेशनल लेवल पे क्या लेके आएंगे, स्टैंडर्ड। लेकिन बच्चों उन दिनों हमारे भारत देश में एक घटना घटी। 1982 में एक महापुरुष ने जन्म लिया जिसे ICAI ने अपना भगवान समझा। मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूं। 1982 में ICAI के यहां पे हर्षोल्लास का माहौल था कि नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो साहब इन्होंने जय कन्हैया लाल की बोलते हुए ICAI ने अपने यहां पर एक कमेटी बनाई जिसका नाम क्या रखा, APC। इस खुशी में ही कि हमारे प्रभु इस धरती पे आ चुके हैं, APC बनाई। APC बोले तो ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी। और यह कमेटी बनाने का उद्देश्य क्या था, ताकि हम इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड को मैच कर सकें। और इस APC ने हमारे देश में लागू किए क्या, SAP लागू कर दिए। 1982 में SA नहीं हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, SAP, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग प्रैक्टिस। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग प्रैक्टिस। बोलो 1982 की कहानी समझ में आ गई? समय बीतता गया, वो बालक बड़ा होता गया, कहीं पूतनाएं आई, पर बालक ने सबका वध कर दिया। फिर साहब बात सन 2002 की।
आईसीआई में फिर खुशी का माहौल हुआ जब उनके प्रभु ने उनको ज्वाइन किया। बोला रे वाह, आज तो कन्हैया मथुरा आ गए हैं। अब ये आईसीएआई का जो मामला था 2002 में इसने बहुत उजुल फुजुल परिवर्तन करे। 2002 में परिवर्तन क्या किया, ये जो कमेटी थी जिसका नाम क्या था, अंकेक्षण व्यवहार समिति, ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी, इन्होंने कहा सब हम इसका नाम बदल देते हैं। जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, तो लोग पूछते हैं कि लखनऊ का नाम लखनपुर कर दोगे क्या? कर देंगे? समझ रहे हो? तो साहब इसने भी नाम चेंज किया। ये कहा कि साहब जब इंटरनेशनल लेवल पे जो बोर्ड है उस बोर्ड का नाम क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे जो बोर्ड है उसका नाम क्या है, आइए हटा दो। तो क्या बन गया, AASB। तो इस कमेटी का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, AASB। समझ में आ रहा है? ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। 2013 में फर्स्ट ग्रेड की कॉमर्स की एग्जाम हुई थी। आरपीएससी की साइट पे जाके पेपर डाउनलोड करके देखना। क्वेश्चन आया था, अंकेक्षण व्यवहार समिति का परिवर्तित नाम क्या है? अंकेक्षण व्यवहार समिति का परिवर्तित नाम क्या है? क्या है बताओ नाम? अंकेक्षण एवं आश्वासन मानक मंडल, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ऐसे छोटा सा क्वेश्चन आया था। समझ में आ रहा है क्या? कई बच्चे कहते हैं सर हमारे तो कोर्स में ऐसे है ही नहीं। जिसके कोर्स में ऑडिट है उसके कोर्स में ऐसे है, क्योंकि ऑडिट का मतलब ही क्या है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। इसने क्या किया, बोर्ड ने आते ही ये जितने भी एसएपी लागू थे उनको क्या कर दिया, खत्म, और नए सिरे से नई चीजें लॉन्च करी जिनका नाम क्या रखा, AAS। क्या लागू कर दिए थे बताओ, AAS। क्या फुल फॉर्म बताएंगे मुझे AAS की? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड। कब लागू हुए थे? 2002 में। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? यहां तक सबके क्लियर है? ध्यान से सुनना। आप बीकॉम की बुक उठा के लाना, किसी भी राइटर की, क्योंकि ऑडिट तो बीकॉम लेवल पे ही है। एनसीईआरटी की बुक में तो ऑडिट का नाम ही नहीं है, ये तो ग्रेजुएशन लेवल पे आती है। आज भी बीकॉम की बुक में, आज भी बीकॉम की बुक में क्या देखने को मिल जाएंगे, AAS। जबकि ये बातें कब की थी, 2002 की, और आज चल रहा है 2023। और ये दुर्भाग्य मान लो कि इनको हम सुधार नहीं सकते। किनको? आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड को। ये लोग आपसे आज भी क्या पूछ सकते हैं, AAS। समझ में आ रहा है? जबकि इनका आज कोई वजूद ही नहीं है। और अगर आपको इसका एग्जाम्पल देखना हो तो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुई थी जूनियर अकाउंटेंट की, किसने ली थी? बिजली विभाग ने। AAS के क्वेश्चन आए थे। ऐसे के नहीं आए, किसके आए? AAS के। इसलिए मैंने क्या किया बच्चों, आपकी रिस्क को खत्म करने के लिए एक टेबल दी है आपको, दी हुई है। क्या देखो, ये टेबल देख रहे हो, ये एक टेबल दी है मैंने कि जो आज ऐसे 200 है, पहले वो क्या था, AAS 01। तो बेटा जो आप ऐसे 201 बोल रहे थे ना, वो AAS 01 था, वो AAS 1 था, क्योंकि आपने बीकॉम की बुक में पढ़ा होगा। बीकॉम में क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, AAS 1, जो खत्म हो चुका है। ये तो 2002 की बातें थी। उसकी जगह पे क्या आ चुके हैं, ऐसे 200। और एक AAS 02 था, उसकी जगह पे क्या था, ऐसे 200A। और ये भी आज की डेट में दोनों मर्दों के क्या हुए, ऐसे 200 हो चुके हैं।
समझ में आ रहा है क्या? आपको अगर ध्यान हो तो मैंने एक बात पढ़ाई थी, बताओ वर्किंग पेपर कौन से ऐसे में बताए गए हैं? कार्यपत्र ऐसे 230, और ऑप्शन में ऐसे का नाम ही नहीं आए और क्वेश्चन आ जाए सेम कि वर्किंग पेपर कौन से स्टैंडर्ड में बताए गए हैं, और ऑप्शन में दे दिया AS 1 2 3 4। अगर ये क्या आ गया? तो आपको ये टेबल देखो देखनी पड़ेगी। सर ये याद करनी पड़ेगी टेबल? नहीं, क्योंकि याद होनी नहीं आपसे। याद हो जाओगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं आपको इसमें कुछ स्टार मार्क करा दूंगा, उनको याद कर लेना, वही पूछते हैं रिपीट। ठीक है, चलिए पहले अपन पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं। यहां तक की हिस्ट्री समझ में आ गई। अब देखो बच्चों आगे की स्टोरी सुनो। जो वो बालक था जो मथुरा पहुंच गया था, उसने कृष्ण ने कंस का वध भी कर दिया और राजगद्दी पे बैठ गया, और ये बात थी सन 2007 की। अब तो ICI में इतनी खुशी का माहौल हुआ कि प्रभु अब आप स्वयं आ गए हैं, पदभार अब आप संभालें, अब हम साइड में हो रहे हैं। तो कमेटी तो बच्चों आज भी यही है, बोर्ड आज भी यही है। तो बताओ ऑडिट के स्टैंडर्ड्स किसके द्वारा इश्यू किए जाते हैं? ASB के द्वारा। लेकिन जो ही इसने पदभार संभाला, ये सारे के सारे नामकरण संस्कार चेंज कर दिए। अब नामकरण क्या किए वो सुनो। AAS को खत्म कर दिया गया था, कब से? 2007 से। और नाम क्या रखा? नाम रखा इन्होंने 5, स्टैंडर्ड को 5 कैटेगरी में बांट दिया। कितने कैटेगरी में बांट दिया? 5 में। पहला, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, गुणवत्ता नियंत्रण मानक, गुणवत्ता नियंत्रण मानक। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, अंकेक्षण मानक, अंकेक्षण मानक। यहां तक समझ में आ रहा है? पहले यहां तक की बातें समझाते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म बोलो बच्चों। स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। इसका घर का नाम क्या है? SQC। जैसे सिकंदर का घर का नाम क्या होगा? ऐसे बिगाड़ के बोलते हैं ना घर का नाम है। जैसे मैं मेरा नाम बताऊं, मेरे घर का नाम है कालू। मेरी मम्मी अभी भी मुझे कई बार कालू बोलती है। कालू नाम इसलिए रखा गया था कि मैं गोरा पैदा हुआ था, तो पहले की औरतों को क्या लगता था कि भाई बेटे के नजर लग जाएगी, इसका नाम ही काला रख दो, इसको काला ही बोलेंगे। तो अभी कहीं क्लाइंट आते हैं और आते हैं, मेरा तो घर और ऑफिस एक ही जगह, मेरी मम्मी कई बार आवाज लगाती है, मेरी मम्मी के मुंह से मेरा घर का नाम ही निकलता है। तो प्यार का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है। ऐसे इसका पूरा नाम है क्वालिटी कंट्रोल, लेकिन शॉर्ट में क्या बोलेंगे? SQC। और ICI ने इसके ऊपर जो सीरीज बनाई वो बनाई 0 से लेकर 99। SQC की सीरीज क्या है? 0 से लेकर 99। और इसमें आज तक केवल एक ऐसे लॉन्च हुआ है जिसका नाम है SQC1। केवल एक ऐसे लॉन्च हुआ है बस, और ये आपके कोर्स में नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना। समझ में आ रही बात? अच्छा, ये ऐसे क्या है? इन्होंने एक बात कही, इंस्टीट्यूट ने एक बात कही कि हमारी पहचान क्यों है, ये बताओ। आप देखो, मैं आपको ये कहूं कि आप कोई एग्जाम की तैयारी करना जिसका रिजल्ट भी 5% से ज्यादा नहीं रहेगा। 1000 लोग एग्जाम देंगे, 5 पास होंगे, और फिर पास होने के बाद आपकी जॉब की कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप 2 पैसे कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, इसकी कोई गारंटी हमारी नहीं है। बस हमारे से तो डिग्री ले जाओ। बात समझ में आ रही है क्या? बोलो। हमारा इंस्टीट्यूट की डिग्री ऐसी है। मैं CA बन गया, बनते ही सबसे पहले क्या देखोगे आप? बेरोजगारी। हमें को गारंटी थोड़ी है आप तो जूनियर अकाउंटेंट बन जाओगे।
फिर भी आपकी दूसरे दिन नौकरी स्टार्ट, सैलरी स्टार्ट, सीए बनने के बाद बेरोजगारी स्टार्ट। तो बताओ हमारी वैल्यू है या नहीं है? बाजार में वैल्यू है क्या? किस वजह से है? किस वजह से है? सिर्फ एक ही चीज की वजह से, क्वालिटी। कोई भी सीए बेरोजगार बैठा है क्या? कोई भूखा मर रहा है क्या? जबकि गारंटी नहीं है, फिर भी बेरोजगार नहीं है। हमारी पहचान क्वालिटी से है। और ये जो आजकल के बच्चे सीए बन रहे हैं, पैसेंस तो उनमें 1 रुपए का ही नहीं है। 1 रुपए का ही पैसेंस नहीं है, सीए बनते ही करोड़पति बनना है। समझ लो। फिर भाई एक दिन में कैसे बन जाओगे? तो वो क्या करते हैं, कोई क्लाइंट आता है, वो कल की बात बताता हूँ, एक क्लाइंट आया मेरे पास में, मुझे कहता है सर ये मेरे को एक रिको में ना ये लिख के देना है कि हमारी जो फैक्ट्री है वो एक्सपोर्ट भी करती है, ताकि मेरे को वहां से एनओसी मिल जाएगी। ये जो रिको है ना वहां पे लिख के देना था। उसका फोन आया मेरे पास में, तो मैंने कहा सर आप तो एक्सपोर्ट करते ही नहीं। अरे तो सर लिख दो ना, क्या जाता है। मैंने कहा मैं तो नहीं लिखूंगा। तो बड़ा नाराज हुआ मेरे से, सर मैं आपका 8 साल से क्लाइंट हूं, आप मेरे को मना कर रहे हो। मैं कहा सर मैं मना नहीं कर रहा, मैं वो काम के लिए बोल रहा हूँ जो आप करते ही नहीं हो। अरे भाई आपके पास एक सिंगल एक्सपोर्ट किया हुआ नहीं है, आप डोमेस्टिक सेल करते हो, इंडिया में ही सेल करते हो, एक्सपोर्ट किया ही नहीं है, तो मैं कैसे लिख दूं? तो वो नाराज भी हुआ मेरे से। और देखो उसके बाद किसी दूसरे सीए से लिखवा लाया, वो मुझे व्हाट्सअप और किया, बोले सर देखो आज आपने मेरा दिल तोड़ दिया सर, मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई। मैं कहा यार तेरी पसंद के लिए डिग्री थोड़ी ली है मैंने, तेरे को नहीं पसंद आ रही तो मैं क्या करूं? मैं तो जो है ही नहीं वो कैसे करूं? मैं ऐसा काम भी नहीं करता कि सर मेरी डिग्री खो दूं। अरे जिस आदमी ने एक्सपोर्ट किया ही नहीं, अच्छा तो फिर सर दूसरे सीए ने कैसे लिख दिया? उसके रिस्क लेने की कैपेसिटी है। फर्जी सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो अंदर जाएंगे, सीधा 7 साल की जेल का प्रोविजन हमारे अंदर जाएगा, उसको जाना है जाओ। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे किस्से हमारे इंस्टीट्यूट के सामने आए कि बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल मैच नहीं है, पर सीए के नीचे साइन है ट्रू एंड फेयर। अरे यार अकाउंटेंट बैलेंस शीट बना देते हैं, सीए साहब ये काम कर रहे हैं। तो उनका ऐसे मत करो भाई, तुम्हारी पहचान किससे है? क्वालिटी से है। क्वालिटी खो दोगे तो इस डिग्री की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने हमारी क्वालिटी से रिलेटेड जो भी बातें होनी चाहिए थी उसके लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया, और क्या लिख दिया? SQC1। तो वो आपको समझने की जरूरत है नहीं। अब आ जाओ बच्चों, कौन सा? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। इन्होंने कहा कि जब भी आप ऑडिट करते हो, क्या कर रहे हो? अंकेक्षण कर रहे हो। अच्छा अंकेक्षण किसका कर रहे हो? वित्तीय सूचनाओं का। क्योंकि अगर नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑडिट करते हो तो ये स्टैंडर्ड लागू ही नहीं होते। स्टैंडर्ड लागू कब होते हैं? जब वित्तीय सूचनाओं का क्या किया जा रहा है? अंकेक्षण। समझ में आ रहा है? अगर आप वित्तीय सूचनाओं का अंकेक्षण कर रहे हो तो स्टैंडर्ड लागू होंगे। समझ में आ रहा है? क्या लागू होंगे? स्टैंडर्ड लागू होंगे। वित्तीय सूचनाओं को 2 आधार पर बनाया जाता है। एक आधार होता है ऐतिहासिक लागत, ऐतिहासिक लागत के आधार पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस। एक कौन सा आधार होता है आपका? ऐतिहासिक लागत। समझ में आ रहा है? और एक होता है गैर ऐतिहासिक लागत, यानी कि बाजार मूल्य। बाजार मूल्य नॉर्मली आप कौन सा देखते हो? बताओ नॉर्मली कौन से देखते हो आप? ऐतिहासिक लागत। भाई आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी तो लेखा पुस्तकों में कितने से दर्ज करोगे? 100 में ना। बाद में रेट बढ़ते बढ़ते उसकी 500 रुपये हो गई, तो आपकी पुस्तकों में वो आज भी कितने की दिखेगी? भाई आज आपने कोई जमीन खरीदी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई जयपुर का है? कोई है क्या जयपुर का? आप हो? आप हो? कहाँ रहते हो बेटा? है 1 नंबर? इतनी दूर से आती है? अच्छा, किराए पे रहते हो? मकान खुद का है? खुद का ही है। कितने गज का है? 250 गज। अच्छा बड़ी आसामी है।
कब लिया था बेटा? 2006-7 में लिया था। कितने का लिया था? 7-8 लाख रुपए में। आज कितने का है? मतलब किडनैप किया जा सकता है। 1.25 करोड़ की आसामी बैठी है आपके सामने। लिया कितने में था? 7-8 लाख रुपए में, और आज 1.25 करोड़ का है। लेखा पुस्तकों में कितने का दिखेगा? 7-8 लाख का ही तो दिखेगा। लेखा पुस्तकों में अपने आप थोड़ी बढ़ जाएगा। तो कुछ लोग लेखा पुस्तकों को बाजार मूल्य पे दर्ज करते हैं, और कुछ भी करते हैं किस पे? लागत मूल्य पे। 99.99% हम किस पे करते हैं? अगर ऐतिहासिक लागत पर वित्तीय सूचनाएं बनाई गई हैं तो उनके ऊपर क्या लागू होंगे? SA, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, जो इनका शॉर्ट फॉर्म है। इसका शॉर्ट नाम क्या है? SA। जैसे इसका SQC था, वैसे इसका नाम क्या है? SA। लेकिन अगर गैर ऐतिहासिक लागत पर वित्तीय सूचनाएं बनाई गई है और उनकी आप ऑडिट कर रहे हो तो क्या लागू होगा? स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। क्या लागू होगा? स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। ये क्या होता है अभी समझाएंगे आगे। यहां तक समझ गए? क्लियर है? अब सुनो, इंस्टीट्यूट ने हमें ये गाइडेंस दी है, बल्कि मैंडेटरी कर दिया कि जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, जो ऐसे हैं, ये आपकी वित्तीय सूचनाओं की ऑडिट पे लागू होंगे जब वित्तीय सूचना किस पे तैयार की गई हो? ऐतिहासिक लागत पे। इनकी सीरीज बनाई इन्होंने 200 से लेकर, वैसे तो 100 से बनाई बच्चों, 100 से लेकर 999 तक। कहां से लेकर कहां तक है बताओ? 100 से लेकर 999 तक। अब वो क्या क्या आते हैं इसमें 100 से 999 तक, वो मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगा। ये दो चीजें समझ में आ गई क्या? तीसरा इन्होंने ब्लॉक बनाया स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। रिव्यू का मतलब होता है पुनः समीक्षा मानक। पुनः समीक्षा नियुक्ति मानक। पुनः समीक्षा नियुक्ति मानक। इनको हम क्या नाम से जानते हैं? स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, SRE। शॉर्ट में क्या नाम से जानते हैं इनको? SRE। इसका ब्लॉक बनाया गया बच्चों 2000 से लेकर 2699 तक। ये कब लागू होते हैं? जब आप ऑडिट नहीं कर रहे हैं। ऑडिट नहीं कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? जो ऑलरेडी ऑडिटेड है उनको दोबारा से देख रहे हो, पुनः समीक्षा कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, तो ये लागू होते हैं। और ये आपके कोर्स में नहीं है, तो ये आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट इन्होंने बनाया हमारे लिए स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। अंकेक्षण आश्वासन नियुक्ति मानक। आश्वासन नियुक्ति मानक, इनको शॉर्ट में क्या बोलेंगे अपन? SAE। और इनका ब्लॉक बनाया इन्होंने 3000 से लेकर 3699। ये भी आपके कोर्स में नहीं है, और ये है। तो बताओ SAE कब लागू होते हैं? जब आप ऐसे वित्तीय सूचनाओं की ऑडिट करते हैं जिन्हें ऐतिहासिक लागत पर नहीं बनाया गया है, तो क्या लागू होंगे? SAE। बोलो, यहां तक की बातें समझ में आ रही है? क्लियर है? और इसके बाद में पांचवा, उसका नाम है स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस। स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस, संबंधित सेवा मानक। संबंधित सेवा मानक, इनको शॉर्ट में बोलेंगे SRS। क्या बोलेंगे? SRS। और इसका ब्लॉक बनाया इन्होंने 4000 से लेकर 4699। और ये भी आपके कोर्स में नहीं है। ये कह रहे हैं साहब ऑडिट के साथ आप और भी सेवाएं देते हैं, आप GST रिटर्न भी फाइल करते हो, आप इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करते हो, आप और भी कहीं काम करते हो,
क्वालिटी वहां भी मेंटेन करनी है। तो ये कह रहे हैं स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस। तो कुल मिला के 5 हो गए। कौन कौन से? SQC, SA, SRE, SAE और SRS। आपके कोर्स में केवल क्या है बताओ? आपके कोर्स में केवल क्या है? SC। आपको पढ़ना है केवल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, और इसका ब्लॉक क्या है? 100 से लेकर 999। अब इसके ब्लॉक के भी सब ब्लॉक हैं बच्चों। 100 से 199, 200 से 299, 300 से 499, ये थोड़ा सा बड़ा ब्लॉक है। 500 से 599, 600 से 699, 700 से 799, 800 से 899 और 900 से 999। ये आपके कोर्स में नहीं है, और इसका नाम है बच्चों इंट्रोडक्शन, परिचय। और आज तक कोई परिचय हुआ नहीं है, कोई भी ऐसे इस ब्लॉक से लागू नहीं किया गया है, अभी तक लॉन्च ही नहीं हुआ। तो 100 ऐसे तो आज कंप्लीट हो गई, 100 से लेकर कहां तक? 199 तक। अब आपके कोर्स के लिए कितने बचे? ये जिनके हमको नाम याद रखने हैं कि कौन से ऐसे में क्या है। समझ में आ रहा है? पूरे नहीं देखने, क्योंकि ये सारा तो पूरा कंप्लीट कोर्स तो CA फाइनल में आता है, आपके तो पूछेंगे नहीं। तो इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट जिसकी मैंने आपको नोट्स में एक लिस्ट दी हुई है। समझ में आ रहा है? जो कल अपन डिटेल में पढ़ेंगे। यहां तक की बात देखो, हमारा टॉपिक चल रहा था हिस्ट्री। तो मैं हिस्ट्री बता रहा हूं, देखो पढ़ के सुना रहा हूं। संपूर्ण विश्व में लेखांकन और अंकेक्षण के क्षेत्र में एक रूपता लाने के लिए 1977 में किसका गठन किया गया? IFSC का गठन किया गया, और ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। 1982 में ICI IFSC का क्या बना था? सदस्य। ये तारीख याद रखना बच्चों, 1982 की कौन सी तारीख? 17 सितंबर 1982, क्योंकि तारीख के ऊपर 3 से 4 बार अब तक एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये अदर जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 17 सितंबर 1982 में ICI ने अंकेक्षण मानक जारी करने के लिए क्या बनाई थी? APC, अंकेक्षण व्यवहार समिति। और APC ने आते ही क्या जारी कर दिए थे? SAP। और 2002 में APC का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? AASB। और AASB ने क्या लागू कर दिए थे? SAP की जगह पर AAS। और 2007 में जो AASB बोर्ड है उसने इस तरीके से स्टैंडर्ड इशू कर दिए, SQC, SA, SRE, SAE और SRS। क्लियर है? ऐसे कब लागू होते हैं? ऐसी वित्तीय सूचनाओं पर जिन्हें ऐतिहासिक लागत के आधार पर बनाया गया है। और SAE कब लागू होता है? जब गैर ऐतिहासिक वित्तीय सूचनाओं पर लागू होते हैं। अब देखो आपके कोर्स में सिर्फ है ऐसे, और ऐसे भी पूरे नहीं है। ये कुछ महत्वपूर्ण ऐसे के नाम लिखे हैं जो मैंने आपको बताया कि ये ब्लॉक में आएंगे। 200 से लेकर कहां तक? 799। आप मेरे से एक ब्लॉक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो तो। कौन सा? SA 700 से 799। बताओ इस ब्लॉक का नाम क्या है? ऑडिट रिपोर्ट। अगर आपको ध्यान हो तो बताओ कौन कौन से ऐसे इसमें आज तक लॉन्च हो चुके हैं? SA 700, 701, 705, 706, 710 और 720 इतने लॉन्च हो चुके हैं, जिनमें से मैंने आपको कितने पढ़ाए? 4। 700, 701, 705 और 706। ये आपके कोर्स में नहीं है, मतलब ये बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाते हैं, आपसे नहीं पूछेंगे। समझ में आ गया? तो ऐसे में आपको बाकी के जो चैप्टर हैं उनमें ये सब पढ़ाता रहूंगा। कौन कौन से? ये जो महत्वपूर्ण ऐसे के नाम आ रहे हैं, जैसे ऐसे 200, 210, ये मैंने नाम लिख दिए महत्वपूर्ण, जो कल हम इनको एक एक को समझेंगे। फिर मैंने एक टेबल दे दिया आपको कि ये ऐसे 200 था, वो पहले क्या था? AS1। अब इस टेबल में से कौन कौन से काम किए ये मैं आपको कल टिक कराऊंगा। तो इसके साथ अपना एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। फिर आगे अपन कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, ये कल कंटिन्यू करेंगे।